मिलेगा आपको उसका, आपको लगेगा ही नहीं भी ये कोई मतलब इसका कोई असूल भी होगा, इससे कोई मतलब कोई भी किसी भी जो व्यक्ति डेरे में इस टाइम जा रहा है, कोई भी सिंगल एक भी। अभी आपको रिसेंटली मैंने शुरुआत में जिक्र किया किस्से का, तो हम आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊना शहर है एक, ऊना शहर में एक सेवादार हैं और वहां के लोकल ब्लॉक भंगीदास हैं और उनका नाम है बालकिशन सैनी। ये रिसेंट किस्सा है, 1-2 दिन का ही, आज भी हालांकि चलता रहा। आपके पास एक वीडियो डाला है हमने, वो वीडियो देखना। उस वीडियो में एक रेलवे फाटक के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है, जैसे हमने ऊपर लिख के लगाया ऐसे उस पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति नकली राम रहीम है और इसकी ये समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए लाया गया है, भी ये आपको जनहित में जारी किया जाता है ये सूचना। अब मसला क्या है कि जब ये पोस्टर लगता है तो एडम ब्लॉक से मैसेज जाता है कहाँ पे, ऊना के जिम्मेवारों के पास, ऊना के आसपास के 45 मेंबरों के पास। एक हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति ऊना जाके शिकायत दर्ज कराता है पुलिस में, तो डीएसपी ऊना बालकिशन सैनी को बुलाते हैं। डीएसपी ऊना बुलाते हैं, भी मसला क्या है, तो आपको सिलसिलेवार तरीके से किस्सा सुनाते हैं भी मसला क्या है। और मसला ये, तो वो बताते हैं कि ऐसा है जी, 25 अगस्त 2017 से पहले तक डेरे से जो भी जिम्मेवार आते थे, डेरे से जो भी सेवादार आते थे, हमारे लिए सर आंखों पे हम उन्हें बिठाते थे, उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनकी हर एक बात हम मानते थे। लेकिन 25 अगस्त 2017 को इन्होंने हमारे को बसें जलाने के लिए कहा, इन्होंने हमारे को आग ट्रेनें जलाने के लिए कहा, इन्होंने हमारे को सरकारी दफ्तरों के आग लगाने को बोला, जो करने से हमने मना कर दिया। और अब हम, क्योंकि पंचकुला में जो संगत गई तो डेरा सच्चा सौदा की संगत के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया, इसलिए अब हम इनकी बात नहीं मानते। दूसरा, ये व्यक्ति नकली है, ये हम दावे से कहते हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी जो इससे संबंध रखता हो इस घटनाक्रम से, चाहे वो जेलर है, चाहे वो बागपत का डीएम है, चाहे वो पैरोल जारी देने वाला कमिश्नर रोहतक है, जो भी सरकारी संबंधी अधिकारी इससे संबंधित हो वो इसकी पुष्टि करे कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, ये व्यक्ति असली है और मेरी निगरानी में ये सब चल रहा है, तो हम ये पोस्टर उतार देंगे। तो डीएसपी ऊना ने कहा भी ठीक है, ये आपका निजी मसला है, जो बैनर लगा है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी पर लगा है, वो किसी और की प्रॉपर्टी पे नहीं है, तो इसलिए इस शिकायत में कोई एक्शन लेना नहीं बनता है। और उसके बाद ये मामला वहां पे खत्म हो जाता है। इसके बाद 45 मेंबर फिर उतरते हैं, वो जाते हैं अब लोकल एसएचओ के पास भी। अब डीएसपी तो हो गए अधिकारी लेवल के व्यक्ति, जो मतलब जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम दे के आते हैं, चाहे हिमाचल सिविल सर्विस का दे के आए होंगे। लेकिन जो अब आगे उतरते हैं कौन, ये एसएचओ, लोकल एसएचओ, वहां के थाना सदर जो भी लगता होगा। अब वो एसएचओ पहले फोन पे धमकाता है कि भाई आपके खिलाफ मामला दर्ज हो जाएगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, बैनर उतारो, दंगे हो जाएंगे वगैरह वगैरह। उसने कहा जी ऐसा भी हमारे गुरु ने सिखाया है, बन के प्रेमी फिर दिल नु डुलाना की, अगे नु बधा के पैर पीछे नु हटाना की। अब ये तो हमने पैर आगे बढ़ा दिया जी, अब ये बैनर नहीं उतरेगा, गर्दन बेशक उतरे, बैनर तो नहीं उतरेगा। तो अब क्या है, मामला भड़क जाता है। तो हिमाचल के सारे 45 मेंबर, 85 वटेवर जो भी हैं, वो शिमला वाला एक बोना है ना, क्या नाम उसका, एक शिमला से एक बोने से कद का 45 मेंबर है, किसी को नाम पता हो तो बताना एक बार, मेरे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो सारे जितने भी बाकी होंगे, संता सिंह, बंता सिंह, वो सब वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं थाने में, इकट्ठा हो जाते हैं। बोलो जी ऐसा है, तो थानेदार क्या बोल रहा है, थानेदार क्या बोल रहा है, कंटेंट समझना। थानेदार बोलता है बालकिशन सैनी को, अगर आपके घर पे हमला हो गया, अगर आपकी लड़की के साथ कोई गलत हरकत हो गई, आपके घर की महिलाओं के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुआ, तो ये शीशपाल तो हरियाणा का है, हिमाचल का 45 मेंबर बना हुआ है, कैथल साइड का है। ईश्वर, हाँ ईश्वर है, ईश्वर सिंह क्या नाम है, ऐसा कुछ है, छोटे से कद के हैं। तो थानेदार को क्या बोल रहा है कि आपके साथ कुछ भी
गलत हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ये बयान लिख के दो। हालांकि पता नहीं थानेदारों को कानून कौन सिखाता है, और या फिर इनको डराना ज़्यादा आता है। थानेदार इस तरह का बयान कभी ले नहीं सकता है। अगर थानेदार इस तरह का बयान लेने लगे तो फिर तो सिरसा के डीसी को या किसी भी शहर के डीसी को शहर के हर एक नागरिक के घर जाना चाहिए, उसकी सारी परिस्थितियां समझनी चाहिए, और उसके बाद उससे लिखवा लेना चाहिए भी इस परिस्थिति में अगर तेरे साथ ये कुछ हुआ, हमारे हिसाब से तुझे ये काम करना है और ये काम नहीं करना, अगर किया और कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तेरी खुद की है। तो फिर समाज में पुलिस की जरूरत क्या है? अगर सामाजिक अधिकारों का हनन हो तभी तो समाज की पुलिस उसको सुरक्षित करने के लिए। और समाज की पुलिस अगर आपके प्रोटेस्ट पे ये लिखवा ले भी कुछ भी हुआ तो आपकी जिम्मेवारी है, भी वो घर जो है वो रेलवे लाइन के बराबर में और रेलवे फाटक के बराबर में, वहां पे कुछ भी हो गया और रेलवे ट्रैक पे ट्रेन को हो गया नुकसान, तो किसकी जिम्मेदारी है? मतलब कल को कोई आके पुलिस वाला बोले जी आपके घर के बाहर ये इतना बड़ी सजावट है, इसको उतार दो, आप लगा नहीं सकते वरना आपको कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, लिख के दो। मतलब क्या है कि उनको लगता है भी गधे हैं, सब बेवकूफ हैं। तो मेरे से वो पूछते कहते, जो हमने वकील से पूछा, वकील ने बोला कि ये काम करो, कोरा कागज लो, साइन करके थानेदार के हाथ में दे दो, बोला जो लिखना लिख ले, तेरी मर्जी है, ये फ्लैक्स नहीं उतरेगा। तो यही काम बालकिशन जी ने किया। हमने कहा जी वकील साहब तो यही बोल रहे हैं, अभी कोरे कागज पे साइन करके दे दो, जो लिखना है लिख लो, ये फ्लैक्स नहीं उतरेगा। तो उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने अपने हिसाब से बयान लिख लिया, साइन कर दिए कि भाई जी ये कर दिया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, ये हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं। उसके बाद यहां तक तो सिस्टम खत्म। उसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारी सूचना के मुताबिक, क्योंकि क्या है कि इतने तो ईमानदार वफादार वो आपस में भी नहीं है, तो संजीव झा जी लिख रहे हैं थानेदार पे केस दर्ज किया जा सकता है। ऐसा है जी, क्या है कि थोड़ा इनको अगली चाल चलने दो, उसके बाद करते हैं केस। ये हमने प्लान कर लिया था कि थानेदार के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ, पर क्या है भी लोकल पुलिस थाने की है, बेटर है कि दूर रहे मसले तो अच्छा है। अगर बिना मतलब कूदती है फिर कर सकते हैं। अगर कल को कोई फ्लैक्स फाड़ता है तो फिर हम एसएचओ को लूप में ले सकते हैं, ये सब में लीगल प्रोसीडिंग्स में। जैसा भी बाकी एक वकील से राय कर ही रहे हैं, वहाँ का लोकल वकील है ऊना साइड का ही, तो उनसे ही राय ली है हमने। तो वो अभी तो उन्होंने मना किया इस चीज़ के लिए। खैर मसला आगे बढ़ता है, तो आगे डिस्कशन क्या हो रहा है 45 मेंबरों के बीच में। अब आप ये आगे गौर से सुनना। 45 मेंबर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पुलिस वालों के सिपाहियों से पूछ रहे हैं कि यार कोई लोकल दो ना गुंडा बदमाश यहाँ का, उसको थोड़ा बहुत पैसे देते हैं, फ्लैक्स फ्लुक्स पाड़ देगा, थोड़ी तोड़ फोड़ कराएगा, हमारा काम भी हो जाएगा, आपका भी हल हो जाएगा, मसला हल। मतलब एक तरफ पुलिस लिखवा रही है भी ये काम हो, दूसरी तरफ 45 मेंबर 85 मेंबर ये बोल रहे हैं कि गुंडे मिल जाए ना लोकल, कोई तो होगा ही आसपास का बदमाश, उससे करवा लेते हैं तोड़ फोड़ थोड़ी, घर में अगला बयान तो दे ही गया। उन गधों को ये नहीं पता भी इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है। एसएचओ ने अगर ये बयान लिखवा दिया और उसके बाद कुछ हो गया तो एसएचओ की नौकरी वैसे ही खतरे में आ जाएगी। भी तेरे को पहले से पता था, इसका मतलब एसएचओ तो यहीं फंस गया। ये तेरे को पहले से सब कुछ पता था, उसके बावजूद तूने कार्रवाई नहीं की। अब तो बढ़िया, सब कुछ रिकॉर्ड पे है, और उसने मतलब मूर्ख कितना है, उसने कॉपी भी दे दी बयान लिखने के बाद। तो खैर ये सारी चीजें चल रही हैं। उसके बाद एक राजस्थान में भी किसी ने ये फ्लैक्स लगाया, वहां भी थोड़ा अनबन शुरू हुई, लेकिन वो फ्लैक्स वो फोटोग्राफ्स मीडिया वालों ने उठा लिए। बाकी पंजाब में जो लोग अपने तरीके से लगा रहे हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हमारे पास तो नहीं आई है, लेकिन कुछ ने लगाए हैं, एक दो ने। तो मसला मेरा आपको बताने का ये है कि प्रोटेस्ट जो है ये आप अपनी, जिसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, वो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ऐसा कोई मनाही नहीं है। और ये इस तरह से पुलिस कुछ कर नहीं सकती। तो ये एक्सपेरिमेंट ऊना हिमाचल प्रदेश ने करके देख लिया है। ऊना में बालकिशन सैनी जी ने, कि पुलिस का जोर कहाँ तक है और एडम ब्लॉक का जोर कहाँ तक है। तो एक तो आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, हमारी तो एक रिक्वेस्ट है, मर्जी आपकी अपनी है, कि आपके व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर पे, वैसे तो मैंने खुद ने नहीं लगाया तो मैं भी लगाता हूँ, व्हाट्सएप के डीपी के ऊपर और फेसबुक के आपके स्टेटस पे, स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टोरी पे इस तरह के पोस्टर्स हो सके तो आप रोजाना डालें। जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है, उस घटनाक्रम में बहुत सारी चीजें इस तरह से हो रही हैं कि किसी भी समय कुछ भी घटना घटित हो सकती है। आज हरियाणा के इलेक्शन की घोषणा हुई है,
तो अब आगे की तर्ज पे जो पैरोल पे चलेगा उसमें सारा जो कुछ भी यूपी बरनावा से होगा वो सब इसी नौटंकी पे होगा, अभी भाजपा को हरियाणा में वोट देना कैसे है, और इस तर्ज पे ही ये सारी कार्रवाई होनी है। और ऐसे में दूसरी तरफ क्या है कि जो पंजाब की स्थिति है, पंजाब में क्या हो रहा है कि जो SC ST लोग हैं, जो खासतौर पे संत रविदास जी के शिष्य माने जाते हैं या अपने आप संत रविदास जी को मानते हैं, तो आपको ये घटनाक्रम भी थोड़ा समझना चाहिए। आपको ध्यान हो, थोड़ा समय पहले एक मामला आया था जिसमें ये मसला उठा था। अभी हजूर पिताजी का पुराना एक वीडियो, थाना सदर है जी ऊना का, उस पुलिस स्टेशन का नाम है थाना सदर ऊना से। तो अगर आप थाना सदर ऊना से आप वहाँ के SHO को, हाँ ये पत्रकार हैं भाई तो धर्मेंद्र जी, तो आप सीधा फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, मैं आपको बयान की कॉपी भेज दूंगा धर्मेंद्र जी। कल सुबह आप SHO को फ़ोन लगा के पूछिए भी, आप इस तरह का बयान लिखवा लेंगे तो फिर शहर में पुलिस की क्या ज़रूरत है। तो खैर ये चीज़ आप कर सकते हैं, हाँ ये भी बात सही है। अब एक मसला हुआ था संत रविदास जी के संदर्भ में, पिताजी का 2015 का एक वीडियो था, उसको एडिट करके जानबूझ के IT विंग द्वारा वायरल किया गया, फिर उस पर FIR दर्ज हुई, फिर वो FIR क्वैश हुई। मसला क्या है कि उस कॉन्सेप्ट को समझना भी कैसे डेरा के खिलाफ, जो क्योंकि डेरे में जात पात का भेद है नहीं। अब अपने को मान लो जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, हम आपस में जितने भी सत्संगी मिलते हैं तो हम कभी आपस में जात पात नहीं पूछते किसी की, और हम कई बार तो हमें पता ही नहीं होता किसकी जात कौन सी है। कई बार चलो किसी के नाम में ही ऐसा कुछ लिखा होता है, सरनेम ही ऐसा लिखा होता है, उससे पता चल जाता है, तो लेकिन कईयों का नहीं पता चलता। तो ऐसे ही क्या है कि वो मामला बना और उसमें कोशिश की गई भी कैसे जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं वो डेरा से अलग हो जाएं और डेरा उनकी निगाह में इन्फीरियर हो जाए, मतलब हजूर पिताजी उनकी निगाह में इन्फीरियर, छोटे साबित हों। लेकिन वो मामला हाई कोर्ट तक गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट भी ले जा रही है। अभी हाई कोर्ट ने कैंसिल कैसे कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ले गई है आम आदमी पार्टी इस मामले को। तो आप अंदाज़ा लगाना कौन आपके साथ क्या कर रहा है। तो अब आम आदमी पार्टी खुले तौर पे किस तरह से प्रदीप कलेर के जरिए ज़बरदस्ती पिताजी को फंसा रही है, ये भी आपको इस हरियाणा के चुनाव में समझना पड़ेगा। और यही चीज़ आपको ये जो संत रविदास जी वाले मसले में किस तरह वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है ये भी समझना पड़ेगा। उसके बाद अब क्या हुआ है, अब इनका एक नया मसला इंटरनल खड़ा हो गया है कि जो इन्होंने आपस में भी जो संत रविदास हैं उनको संत नहीं कहना, उनको गुरु नहीं कहना, उनको पूर्ण गुरु नहीं कहना, उनको भगत कहना है। हालांकि जो संतों की वाणी है उसमें भगत का दर्जा भी बहुत बड़ा है, लेकिन पूर्ण संत तो पूर्ण संत रहेंगे। संत रविदास कितने महान और कितने बड़े संत हुए हैं। संत कबीर जी के शिष्य थे वो, संत रविदास जी हैं। और एक थ्योरी ये भी कहती है, कुछ हिस्टोरिकल्स बंदे जो लोग हैं हिस्टोरियंस, वो ये भी मानते हैं कि जो संत रविदास हैं वो श्री गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे। तो लेकिन कुछ नहीं मानते। और इस कॉन्सेप्ट पे क्योंकि संत रविदास जी के समय में शायद हम मीराबाई की कहानी भी सुनते हैं, वो शायद संत रविदास जी के संदर्भ में ही है। तो उसके बाद कितने सारे जो उनकी लिखे हुए वाणी हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी आती है, संत रविदास जी की पोथी भी आती है, मतलब बहुत कुछ आता है ऐसा। तो लेकिन क्या है कि अब इस स्टेज पे जो सिख बॉडीज हैं या सिख जो बड़े ओहदेदार हैं, इस स्टेज पे वो SC ST कैटेगरी के लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर जो संत रविदास जी के को अपना गुरु मानते हैं उनमें ज़्यादा गिनती उन लोगों की है जो SC ST कैटेगरी के हैं, लेकिन उनको पूर्ण संत पूर्ण गुरु मानने वाली तो पूरी सृष्टि है। तो इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते भी संत रविदास जी को आप छोटा आंक लेंगे। और इवन संत रविदास जी सबसे पहले वो संत हुए, गुरु हुए, जिन्होंने सतनाम नाम जो है, सतनाम जो वर्ड है, सबसे पहले रूहानियत के अंदर संत रविदास जी ने ही ऐड किया था। और तो ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद आगे बढ़े हम। ये मसला यहाँ खड़ा होता है और अचानक से सिख समुदाय में इस तरह से चीज़ें चल पड़ी, जो कट्टर सिख हैं या जट सिख हैं या अपर कास्ट सिख हैं,
उनको और लोअर कास्ट सिखों को अलग अलग कर दिया जाए, लोअर कास्ट और डेरा के लोगों को भी अलग अलग कर दिया जाए। मतलब इन सबको अलग अलग, इसका मतलब SC ST ना तो सिखों के साथ खड़े रहें ना डेरे के साथ खड़े रहें। और वर्ण व्यवस्था जो हिंदू धर्म में चलती है उसमें SC ST लोगों को कमजोर या छोटे दर्जे का ही समझा जाए, तो एक तरह से उनको सोसाइटी में आइसोलेट किया जा रहा है और उनके जरिए जो बाकी लोग एम्पावर्ड है, मतलब डेरा का एक एज ए होल, डेरा में जात पात नहीं है तो सारे एकता में है। और ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी की सोच तो यही थी कि सारे एकता में रहे। वो अलग बात है इन्होंने अपने अलग अलग गुरुद्वारे बना दिए और अपनी तरफ से जातिवाद फिर से बढ़ा लिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की सोच ऐसी कभी नहीं थी। उन्होंने भी जब अमृत संचार किया तो उसमें भी सबको एक ही किया था। उसके साथ साथ पैरेलल ये जो 2007 का मसला है, पोशाक मामला, ये भी दोबारा से लाइमलाइट में है और इसको लेके भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। मतलब आप इसको समझो भी 2007 में जो परिस्थितियां खड़ी हुई उन्हीं परिस्थितियों को दोबारा बनाने की तैयारी है, लेकिन इस टाइम ये सारा स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है और इस स्क्रिप्ट में लीडर कोई नहीं है। मतलब ना तो सिखों के एंड से कोई लीडर है और ना ही डेरे के एंड से कोई लीडर है, सब खुला खाता चल रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है पता ही नहीं। तो ये सारा घटनाक्रम जब चल रहा है, उस घटनाक्रम में कब क्या चीज घटे पता नहीं, इसलिए ये पोस्टर्स जो हम जारी कर रहे हैं, इस पोस्टर्स को इसीलिए जारी कर रहे हैं, ये सारी चीज सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर घूम रही है। और क्योंकि हर एक न्यूज के अंदर, पंजाब के अंदर होने वाला जो सिस्टम है, हर एक न्यूज में जो घूम रहा है वो है डेरा मुखी हजूर पिताजी का नाम, लेकिन व्यक्ति जो सामने हजूर पिताजी के हम शक्ल के तौर पे बनाया गया या फिर बहरूपिया ये मास्क लगा के बनाया गया, ये व्यक्ति कोई और है और ये व्यक्ति इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। और इस जलती आग में तेल डाल लो, पेट्रोल डाल लो, मतलब बारूद डाल लो भी, ये इस तरह से डाल रहा है। आप देखो हर एक नेशनल मीडिया पे ये बहस है कि पैरोल क्यों दी गई, और उनको ये अंदाजा ही नहीं है भी ये पैरोल पे बंदा ही नकली है, वो इसको सुनना नहीं चाहते। हालांकि पूरी स्क्रिप्ट के तहत काम चल रहा है। जो सिखों की टॉप बॉडीज हैं उनमें से भी उन्होंने बादल को लात मार के बाहर करना है, बाकी सब पहले से ही कंट्रोल में है। बस वो ठीक है कि बादल को भ्रम है कि मेरे कंट्रोल में है, जबकि असल में वो किसी और के कंट्रोल में। मसला ये कि सब एक गुलामी की परिस्थिति है और इस गुलामी की परिस्थिति में आम लोग किसी भी लीडर की एब्सेंस में आपस में लड़ लड़ मरें, इस कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें चल रही हैं। मतलब एक स्क्रिप्टेड गृह युद्ध की तरह चीजें हो रही हैं और उस तर्ज पे चीजें चल रही है, तो आपको हमको सबको सावधान रहने की जरूरत है। और इस सबके केंद्र में ये यूपी वाला व्यक्ति है। और एक जानकारी के मुताबिक ये भी है कि दोबारा से कुर्बान, ने आपको बोला कि दोबारा से कुर्बानी गैंग को लेके जो बनाई गई कुर्बानी समितियां 25 अगस्त को बनाई गई थी, उसको लेके बार बार मीटिंग सक्रिय होने की बात आ रही है। तो ये सारी चीज आपको समझनी है भी ये कुर्बानी समितियां वापस से क्यों बनाई जा रही हैं, इनके लोगों की मीटिंगें क्यों ली जा रही हैं, क्या कोई अब ये कुर्बानी समिति पैसे के दम पे काम करेगी, कोई और वारदात को अंजाम देगी, आप और हम घर में बैठे बिठाए आम लोगों के दुश्मन बन जाएंगे। तो हम बचेंगे कैसे? इन पोस्टर्स के जरिए भी। हम तो पहले ही बोल रहे हैं ये समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए लाया गया, और ये तो हम शुरुआत से ही कह रहे हैं। और भी इसलिए भी आप ये मान के चलो भी ये माहौल बिगाड़ेंगे, तो उस तर्ज पे आपने समझना है। इसलिए आप अपने एंड से एक प्रोटेस्ट के तौर पे दर्ज करना चाहो तो दर्ज कर सकते हो। तो ये जानकारी हम आपको, हरियाणा हिंदी भाषी तो समझ जाते हैं, पंजाबी भाषी लोग जो हैं वो थोड़ा पंजाबी भाषा में समझते हैं, तो बैनवीरपाल कौर को हम फोन लाइन पे ले लेते हैं। इसी मसले को आप पंजाबी में भी समझिएगा भी क्यों ये आवश्यक है और क्यों आज की डेट में जब तक ये पैरोल चल रही है, क्योंकि अब हरियाणा में इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और आचार संहिता लग गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये चीजें होंगी तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं आएगी अब, क्योंकि सरकार ने तो आचार संहिता लगा दी। अब ये जिम्मेदारी आम अफसरों पे आ जाएगी, तो सरकार इसकी जिम्मेदारी से बच जाएगी बहुत आसानी से। तो खैर बैनवीरपाल कौर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, तो हम उनको